चलिए एवरीवन, आपको अभी बोर्ड पे बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हो। ये जो भी वर्ड्स हैं सब वर्ब है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड, क्रिया है। ठीक है, कार्य के होने करने का बोध कराने वाले शब्द हैं। अब इन सब की खासियत क्या है एवरीवन कि ये जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं ना, ये जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर यूज होते हैं, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन को ही बोलते हैं। तो इन सारे वर्ड्स, इन सारे वर्ब के साथ कोई नाउन प्रोनाउन होना ही चाहिए। ये इस नेचर के वर्ब है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो सेंटेंस को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। फिर सही करने के लिए क्या करते हैं? सही करने के लिए फिर आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म लाते हैं। सही करने के लिए एवरीवन फिर आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म लाते हैं। तो कहने का मतलब ये है आसान शब्दों में कि इन सारे वर्ड्स के बाद, इन सारे वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए नहीं तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए नहीं तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होना चाहिए, है ना। एक बार ध्यान से देखिए सारे वर्ड्स को। वर्ब एब्सेंट, अडैप्ट, एडजस्ट, एड्रेस, assert, acquit, arrange, amuse, apply, enjoy, exert, pride, present, plume, prostrate, introduce, resign, take interest in। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगी आपको बात। आइए एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। देखिए सेंटेंस है, वी एंजॉयड द पार्टी। We enjoyed the party. We enjoyed the party last night। ठीक है एवरीवन, ध्यान दे रहे हैं, मीनिंग समझ रहे सेंटेंस कि पिछली रात हम लोगों ने पार्टी को एंजॉय किया। तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? ऑब्वियस है, स्पष्ट है, एंजॉय करने का, आनंद लेने का। एंजॉय किसने किया? वी ने। तो वी क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना, एंजॉय इस सेंटेंस का वर्ब है और वी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब ये बताइए कि हम लोगों ने क्या एंजॉय किया? ऑब्वियस है कि पार्टी एंजॉय किया, है ना। आपको जो आंसर मिल रहा है क्या पूछने पे जो आपको आंसर मिल रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब एंजॉय जो है अपने ऑब्जेक्ट के साथ आया है। एंजॉय अपने ऑब्जेक्ट के साथ आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए, वी एंजॉयड इन द पार्टी। ध्यान है सबका, वी एंजॉयड इन द पार्टी। पार्टी में हम लोगों ने एंजॉय किया। एक्शन फिर से वही है, एंजॉय करना। सब्जेक्ट भी फिर से वही है, वी। लेकिन अब सवाल पूछेंगे क्या हम लोगों ने क्या एंजॉय किया बताइए। अब यहाँ तो पार्टी बोल नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग आ रहा है पार्टी में एंजॉय किया हम लोगों ने। क्या एंजॉय किया? अब क्या का आंसर मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि इस बार इस सेंटेंस में एंजॉय अपना ऑब्जेक्ट लेकर आया नहीं है। एंजॉय अपना ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आया। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन। आप देखिए एंजॉय के ठीक बाद इन आया हुआ है, तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब कैसे करेक्ट करेंगे? यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म को लाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो किसको लाएंगे? रिफ्लेक्सिव फॉर्म को। तो कोई भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म लाएंगे क्या? नहीं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट कौन है? वी है। वी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगा? आवर सेल्व्स होगा। वी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा आवर सेल्व्स। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी एंजॉयड आवर सेल्व्स इन द पार्टी। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वन must avail of the opportunity। One must avail of the opportunity। ध्यान दे रहे हैं? सही है। आपको ये देखना है कि अवेल अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आया है कि नहीं। अवेल की ठीक बात देखिए ऑफ है, ये तो प्रेपोजिशन है और कोई प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है, गलत है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। अब कैसे सही करिएगा इसको? जाहिर सी बात है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म लाएंगे। कौन सा? कोई भी नहीं, कोई भी कैसे ले आएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट कौन है? वन है। वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगा? वन सेल्फ होगा।
करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है एवरीवन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ठाकुर introduced to the principal. मिस्टर ठाकुर इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल। बताइए सही कि गलत? ये भी गलत है, क्योंकि इंट्रोड्यूस अपना ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आया है ना। मिस्टर ठाकुर ने परिचय कराया, मिस्टर ठाकुर ने प्रिंसिपल से परिचय कराया, किसका? तो बताया नहीं हमने, ऑब्जेक्ट आए नहीं, यही इनकरेक्शन है। करेक्ट करेंगे कैसे? रिफ्लेक्सिव फॉर्म लाएंगे, है ना। कौन सा रिफ्लेक्सिव फॉर्म लाएंगे? कोई भी ला सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे हिमसेल्फ, लेकिन हिमसेल्फ नहीं आएगा, हरसेल्फ आना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे मिसेस ठाकुर लिखा हुआ है, मिसेस ठाकुर है, मिसेस ठाकुर के लिए हरसेल्फ ही आएगा। ठीक है एवरीवन। ओके एवरीवन, अभी आपने कुछ ऐसे वर्ब्स को देखा है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आते ही हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर रिफ्लेक्सिव फॉर्म आता है। अब बारी है उन ऐसे वर्ब्स को भी देखने की जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती, है ना। तो इस पॉइंट को भी उतना ही अच्छे से समझना है। ध्यान से देखिए उन सारे वर्ड्स को, वर्ब को। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ओपन, सेल, फील, कॉन्सेंट्रेट, हरी। अब ये वो सारे वर्ड्स हैं, वर्ब है, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती है ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, है ना। तुम्हें अपने आप को गंदे लड़कों से दूर रखना चाहिए। तो क्या लग रहा है, ये सही है? ये गलत है ना। कीप एक ऐसा वर्ड है, वर्ब है, जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म की भी जरूरत नहीं। योरसेल्फ को रिमूव करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यू शुड कीप अवे, ना कि कीप योरसेल्फ अवे। यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। समझ रहे हैं? अगला एग्जांपल भी देखिए, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। ठीक है, देखिए वर्ब क्या है? हिड है। हिड आपको उस लिस्ट में मिलेगा, हाइड के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे हिमसेल्फ लाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस क्या होगा? ही हिड इन द रूम, वो कमरे में छिप गया। एक और एग्जांपल है, द विंडो ओपन इटसेल्फ, खिड़की खुल गई, है ना। तो ओपन ऐसा वर्ब है जिसको कि ना तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना ही रिफ्लेक्सिव फॉर्म चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द विंडो ओपन। ठीक है एवरीवन, चलिए एवरीवन, अब बारी है कुछ ऐसे वर्ड्स की, कुछ ऐसे वर्ब की जिनके पहले पॉजेसिव फॉर्म यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से इन सारे शब्दों को, इन सारे वर्ब को। लीव, फेवर, रिपोर्ट, सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, पार्डन, मेंशन। अब एक कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ब है जिसके पहले पॉजेसिव फॉर्म का यूज गलत माना जाता है, नहीं यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ, है ना। मैं अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लीव है ना, पहला ही वर्ड है लीव। अब देखिए लीव के ठीक पहले पॉजेसिव फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज गलत है। यहाँ पे योर लीव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए लीव ऑफ यू, लीव ऑफ यू। एक तो पॉजेसिव फॉर्म नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होना चाहिए। ठीक है, और फिर योर लीव या यू लीव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? लीव ऑफ यू। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू, ना कि योर लीव। आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू नाउ, मैं आपसे अब इजाजत लेना चाहूंगा। अगले एग्जाम्पल भी देखे, ही कुड नॉट बेयर द पेन ऑफ अ सेपरेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं सेपरेशन के ठीक पहले पॉजेसिव फॉर्म आया हुआ है ना, जिसको लाने से ये रूल बना कर रहा है। तो हर सेपरेशन नहीं होना चाहिए भाई, हर सेपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम हर। क्या होना चाहिए? सेपरेशन फ्रॉम हर। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। डिड यू हैव टू मेक हिज मेंशन। देखिए मेंशन है वर्ड और उसके पहले आया है पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो हिज मेंशन गलत है। क्या होना चाहिए? मेंशन ऑफ हिम, मेंशन ऑफ हिम। इस तरह से हम इंप्रूव करेंगे सेंटेंस को। क्लियर है? तो एवरीवन इस तरह से पहला टॉपिक जो था हमारा लेसन प्रोनाउन का केस वो खत्म होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का क्रम। एवरीवन आप सबको मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन 3 टाइप का होता है पर्सन के आधार पर, यानी पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं वो 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एवरीवन 2 वर्ड को, 2 प्रोनाउन को बोलते हैं, आई को और वी को। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को ही कहा जाता है, अब एक यू सिंगुलर है दूसरा यू प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं ही को, शी को, इट को और दे को भी बोलते हैं। अब ही, शी, इट हो गया सिंगुलर और दे हो गया प्लूरल, ठीक है एवरीवन। आइए समझते हैं कि आई और वी को ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्यों कहते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, स्पीकर यानी बोलने वाला, है ना। somebody who speaks a sentence, समझ रहे, सुन रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई बात बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में। तो जो बोलने वाला होता है एवरीवन वो अपने लिए कौन सा वर्ड, कौन सा प्रोनाउन यूज करता है? वो अपने लिए अपने आप को आई या वी के ही संबोधित करता है। अगर वो अपने आप को सिंगुलर समझता है तो आई बोलता है, अगर वो अपने आप को प्लूरल मानता है तो वी बोलता है, ठीक है एवरीवन। यू को ही क्यों कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन? क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन का मतलब होता है टू हुम फर्स्ट पर्सन स्पीक्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी वो जिससे फर्स्ट पर्सन कहता है, जिससे कोई बात कही जाती, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कोई बात, आप फर्स्ट पर्सन है और आप जिससे कह रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया। तो जिससे आप कोई बात कहते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? उसके लिए यू यूज करते हैं, इसलिए यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन एवरीवन आप सबको मालूम होगा, उसको कहते हैं जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। तो जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं तो उसका हम नाम लेते हैं, तो नाम लेंगे तो वो नाउन हो गया। अब नाम के बदले प्रोनाउन कौन कौन सा यूज करते हैं? अगर वो सिंगुलर है, मेल है तो उसको ही बोलते हैं, सिंगुलर है, फीमेल है तो शी बोलते हैं, अगर वो नॉन लिविंग है, एनिमल है तो उसको इट बोलते हैं, है ना। अगर वो प्लूरल है, अब चाहे मेल हो फीमेल हो, सुन रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अगर वो एक से अधिक है तो उस नाउन के बदले दे का इस्तेमाल होता है। तो ये एवरीवन चार्ट है, ये है पर्सन नंबर चार्ट, ठीक है। अब ये जान लेना जरूरी था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के पॉइंट्स को समझने के पहले। देखिए अब यहाँ से आगे की बात क्या है एवरीवन, कि ऐसा अक्सर होता है कि किसी एक सेंटेंस में हम एक से अधिक टाइप के प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो जब हम उनको यूज करते हैं तो क्या उनके यूज होने का कोई ऑर्डर है, कोई रैंक है, कोई पोजीशन है कि किसी को भी हम पहले बाद में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो ये टॉपिक ही नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर हम कब फॉलो करेंगे उसके लिए ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में 3 रूल्स है एवरीवन, एक एक करके तीनों रूल को समझेंगे। चलिए देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है एवरीवन? इफ ऑल द प्रोनाउंस आर सिंगुलर, है ना, अगर सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, आप एक से अधिक टाइप के प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं लेकिन सब के सब इंडिविजुअली सिंगुलर है। कहा जा रहा है कि अगर सब के सब इंडिविजुअली सिंगुलर हैं और काम सेंटेंस में अच्छा हो रहा है, काम सेंटेंस में पॉजिटिव हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, तो आप इस ऑर्डर में प्रोनाउन को लिखेंगे, बोलेंगे। यानी सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड और फाइनली आएगा फर्स्ट। तो इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में सारे प्रोनाउन को आपको लिखना बोलना है और कोई ऑर्डर नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, आई यू एंड शी ऑर्गेनाइज द फंक्शन, ठीक है। आई यू एंड शी ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। क्या लगता है आपको, सही है? ये बिल्कुल गलत है, ऑर्डर बिल्कुल गलत है। ऑर्डर चल रहा है 1 2 3, यही ऑर्डर चलना चाहिए, 2 3 1 चलना चाहिए ना। तो कैसे इंप्रूव होगा? इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू शी एंड आई, यहाँ पे लिखेंगे एवरीवन यू शी एंड आई। समझ में आ रही है बात? तो सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, काम अच्छा हो रहा है, तो इस ऑर्डर में सारे प्रोनाउन को लिखेंगे, बोलेंगे। ये था एवरीवन रूल नंबर 1।
अब रूल नंबर 1 के बाद बारी है रूल नंबर 2 की। ठीक है एवरीवन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि काम सेंटेंस में गलत हो, गंदा हो, ठीक है, तब भी ये ऑर्डर फॉलो करेंगे क्या? नहीं, तब ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा एवरीवन। अगर सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं और काम सेंटेंस में बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, तब 2 3 1 फॉलो नहीं करेंगे। ध्यान देना है सबको, तब 2 3 1 फॉलो नहीं करना है। तब कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है एवरीवन? ध्यान देना है सबको। तब हम फॉलो करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, 1 2 3, है ना। इस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे सारे प्रोनाउन को। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, You, I and she killed the bird. You, I and she killed the bird. ध्यान दे रहे हैं लोग? तुमने, मैंने और उसने पक्षी को मारा था। जान तो क्या एरर है एवरीवन इसमें? You, I and she killed the bird. ठीक है, देखिए जान लेने का काम हुआ है तो ये नेगेटिव एक्शन है, बैड एक्शन है, तो ऑर्डर भाई 1 2 3 होना चाहिए। अभी ऑर्डर क्या है? 2 1 3, तो ये गलत है। होना चाहिए यहाँ पे I, you and she. I, you and she killed the bird. This is the correct sentence. So everyone, हम लोगों ने अभी 2 रूल देखा, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हम तब फॉलो करते हैं जब सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, काम सेंटेंस में अच्छा हो रहा है, तो हम उसको 2 3 1 ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी लिखते हैं, बोलते हैं। रूल नंबर 2 हम तब फॉलो करते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर को हम तब फॉलो करते हैं जब सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं और काम सेंटेंस में अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है ना। तो फिर हम सारे प्रोनाउन को 1 2 3 में अरेंज करते हैं। तो वो दोनों रूल्स एवरीवन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तब फॉलो करते हैं जब सबके सब सिंगुलर होते हैं, जब इंडिविजुअली सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। हो तो ऐसा भी सकता है ना कि सारे प्रोनाउन प्लूरल हो, तब क्या? तब कौन सा रूल फॉलो करेंगे? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है इफ ऑल द प्रोनाउंस आर प्लूरल, इफ ऑल द प्रोनाउंस आर प्लूरल, नो मैटर व्हाट द सेंटेंस डिनोट, द ऑर्डर मस्ट बी 1 + 2 + 3। अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो इसी ऑर्डर में अरेंज करना है आपको सारे प्रोनाउन को। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड और फाइनली कौन? थर्ड। फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कौन होता है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे वी, लेकिन सिर्फ वी नहीं होता है, वी ग्रुप होता है। वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, आवर सेल्व्स है। सेकंड पर्सन यू ग्रुप, यू है, आवर, योर है, योर्स है, योर सेल्व्स है। थर्ड पर्सन कौन होता है? दे ग्रुप होता है ना। दे है, देम है, दियर है, दियर्स है, देम सेल्व्स है। तो इसी ऑर्डर में आपको सारे प्रोनाउन को लिखना है, बोलना है। और कब? जब काम अच्छा होगा तब, या काम खराब होगा तब। तो काम जैसा भी हो, यहाँ पे लिखा हुआ है नो मैटर व्हाट अ सेंटेंस डिनोट्स, है ना। सेंटेंस से कैसा सेंस आ रहा है, काम कैसा हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबके सब प्लूरल हैं, तो 1 + 2 + 3 वाले ही ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, लिखे जाएंगे, बोले जाएंगे। एग्जाम्पल है वी, यू एंड दे ऑर्गेनाइज द फंक्शन। क्या लगता है आपको, करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये बिल्कुल करेक्ट है ना। बिल्कुल सही ऑर्डर में सारे प्रोनाउन को लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, द प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस, यू एंड दे। ध्यान से देखिएगा और बताइए सही कि गलत। अब कुछ लोगों को लगेगा ये सही तो है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑर्डर भैया सही है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर पे ही नहीं ध्यान देना है, फॉर्म पे भी ध्यान देना है, केस पे भी ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे वाला सुनते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, अब पीछे वाला सब भूलते जाओ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बाय ये प्रेपोजिशन है। अभी पीछे के पॉइंट्स में हमने पढ़ा है क्या, यही कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है क्या, ये सब्जेक्टिव, इसलिए गलत है। तो दे के बदले क्या होना चाहिए? देम होना चाहिए। सेंटेंस इनकरेक्ट था, है ना, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस, यू एंड देम। चलिए एवरीवन, अब हम लोग आ गए हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के आखिरी पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4 पे आ गए, है ना, रूल नंबर 4 पे आ गए। चलिए रूल नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सीखिए, सुने। देखिए 2 + 3 + 1 ये ऑर्डर हम कब फॉलो करते हैं? जब सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और काम सेंटेंस में अच्छा होता है तब। ठीक है,
समझिएगा एवरीवन, वो अकेले है तब सिंगुलर है, लेकिन जब वो दूसरे तीसरे के साथ आ गया सब्जेक्ट के रूप में तब वो सिंगुलर रहा नहीं, तब तो ये पूरा ग्रुप के रूप में प्लूरल हो गया ना। कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में तीनों टाइप का प्रोनाउन यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में तीनों टाइप का प्रोनाउन यूज हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, तभी देखना है कि वर्ब तो भैया इस केस में प्लूरल ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट का जैसा नंबर वर्ब का वैसा ही नंबर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सीखने की चीज यहाँ है कि अगर तीनों टाइप के प्रोनाउन का अधिकार किसी नाउन पे दिखाना है, तीनों टाइप के प्रोनाउन का अधिकार किसी नाउन पे दिखाना है, तो हम कौन सा पॉजेसिव वर्ड, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे? बताइए आप लोग, कौन सा पॉजेसिव वर्ड, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करें? तो हमें यूज करना होगा आवर। क्या यूज करना होगा? आवर। तीनों टाइप के प्रोनाउन का अधिकार दिखाने के लिए हम आवर को यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, you, she and I have done dash work. You, she and I have done dash work. ध्यान दे रहे हैं? देखिए वर्क पे अधिकार दिखाना है, किसका? यू का, शी का, आई का, तीनों का एक साथ। किसको यूज करेंगे? देखिए सिर्फ यू होता तो हम योर यूज करते, सिर्फ शी होता तो हर यूज करते, सिर्फ आई होता तो माई यूज करते, लेकिन तीनों का अधिकार दिखाने कौन आएगा? आवर आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर सिर्फ यू होता तो हम बोलते यू हैव डन योर वर्क, सिर्फ शी होता तो हम बोलते शी हैज डन हर वर्क, सिर्फ आई होता तो हम कहते आई हैव डन माई वर्क, लेकिन तीनों के लिए कौन आएगा? आवर आएगा। समझ में आ रही बात? चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों टाइप का प्रोनाउन एक साथ आया है, तो ऐसा भी हो सकता है ना एवरीवन कि दो टाइप का ही प्रोनाउन एक साथ आए, है ना? जैसे ये तो एक कॉम्बिनेशन था, एक केस था। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन ही आए, फर्स्ट पर्सन नहीं आए, तो इस केस में भी सब्जेक्ट प्लूरल ही होगा और वर्ब भी प्लूरल ही होगा। हाँ, पॉजेसिव कौन सा यूज करेंगे? पॉजेसिव यूज करेंगे योर। पॉजेसिव यूज करेंगे योर किसी नाउन पर पोजेशन शो करने को। ठीक है एवरीवन? तीसरा केस क्या बनेगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है, तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल ही है। वर्ब कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। ठीक है, पॉजेसिव कौन सा यूज करेंगे? तो पॉजेसिव यूज करेंगे आवर। ठीक है, पॉजेसिव यूज करेंगे आवर किसी नाउन पर पोजीशन शो करने के लिए। एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, बताइए किसका? तो एक कॉम्बिनेशन और बनेगा किसका? थर्ड पर्सन प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। ठीक है, तो इस केस में भी सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए, और पॉजेसिव इस केस में भी आवर ही आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो आपके सामने चार कॉम्बिनेशन है ना? चार केसेस पॉसिबल हैं। अब देखिए कौन से केस में कौन सा पॉजेसिव यूज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि तीन केसेस में आवर यूज हुआ है और सिर्फ एक केस में योर यूज हुआ है। तो एवरीवन ये चीज को भी नोटिस करिए कि जहां जहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वहां वहां आवर आया है, और जहां फर्स्ट पर्सन नहीं है वहां पे योर है। तो याद रखना बहुत आसान है, जहां फर्स्ट पर्सन वहां आवर, जहां फर्स्ट पर्सन नहीं है वहां पर योर होना चाहिए। ठीक है एवरीवन? तो समझिए क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको इस पॉइंट में? इस पॉइंट में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक टाइप का प्रोनाउन यूज होता है तो कौन से केस में कौन सा पॉजेसिव वर्ड, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब आप कितना समझे हैं? अब आप कितना समझे हैं? मेरे सवालों के जवाब से मुझे और आपको दोनों को पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे तीनों टाइप का प्रोनाउन है तो आवर यूज हुआ। ठीक है, अभी चलो यू हटा दिया मैंने, क्या यूज होना चाहिए? जब तक आई है फर्स्ट पर्सन आवर ही होगा। शी हटा दिया, क्या यूज होना चाहिए? आई है, आवर ही होगा। चलो अब तो आई को ही हटा दिया, क्या यूज होना चाहिए? योर होना चाहिए। अब आई शी दोनों को हटा दिया, क्या यूज होना चाहिए? सिर्फ यू बचा तो उसके लिए योर। यू शी दोनों को हटा दिए तो क्या यूज होना चाहिए? सिर्फ आई बचा तो उसके लिए माई। अब यू और आई दोनों को हटा दिए तब क्या यूज होना चाहिए? शी बचा उसके लिए हर। ठीक है एवरीवन? तो ये था लास्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का।
चलिए एवरीवन, तो अगला टॉपिक है यूसेज ऑफ इट। इट आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन है। अभी हमें देखना है कि ये प्रोनाउन के रूप में कब कब कहाँ कहाँ यूज़ होना चाहिए। पहला पॉइंट एवरीवन, बहुत कॉमन, आप सबको भी मालूम होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स के बदले, नॉन लिविंग थिंग्स के नामों के बदले हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दिस चेयर इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, इट कॉस्ट 1000 रुपीज। ध्यान दे रहे हैं सब लोग एग्जाम्पल पर। एक कुर्सी सुपीरियर क्वालिटी की है, इसकी कीमत 1000 रुपये है। अब आप देख रहे हैं ना, सेकंड सेंटेंस में इट है, तो किसके बदले आया वो? चेयर के बदले आया वो, है ना। क्यों? क्योंकि चेयर नॉन लिविंग थिंग है ना। तो नॉन लिविंग थिंग के नाम को रिप्लेस करने के लिए इट का इस्तेमाल होता है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि इट का इस्तेमाल लिविंग बींग्स के लिए भी होता है। इट का इस्तेमाल लिविंग बींग्स के लिए भी होता है, लेकिन हर बार नहीं। तब होता है जब लिविंग बींग का जेंडर डिसाइडेड नहीं होता है, जब लिविंग बींग का जेंडर यानी लिंक क्लियर नहीं है, जब आपको मालूम नहीं है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेल है कि फीमेल। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि वो मेल है कि फीमेल, तो आप मेल के लिए ही यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए शी यूज़ करेंगे, ही ग्रुप शी ग्रुप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द बेबी इज क्राइंग परहैप्स इट इज़ हंग्री, बच्चा रो रहा है, शायद भूखा है। ठीक है एवरीवन। अब जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, शायद उसको पता नहीं है कि वो जो बेबी है वो गर्ल बेबी है कि बॉय बेबी। अगर उसको पता होता तो उसने ही यूज़ किया होता यहाँ। अगर उसको पता होता कि बेबी गर्ल बेबी है तो उसने शी यूज़ किया होता। अब बोलने वाले को पता नहीं है, इसलिए वो इट यूज़ कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो लिविंग बीइंग के बदले भी इट का इस्तेमाल होता है, लेकिन तब जब उसका जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए तीसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है एवरीवन? डे, मंथ, ईयर, सीजन विद द टाइम, है ना। दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम, समय, इन सब को बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का इस्तेमाल होता है, और ज़रूरी है इट का इस्तेमाल करना। एक एक करके सबको देखते समझते हैं। चलिए टाइम से ही शुरुआत करते हैं। टाइम यानी समय, है ना। अगर मान लीजिए घड़ी में 9:30 हो रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना होगा इट इज़ 9:30। इट का इस्तेमाल करना होगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। मान लीजिए 9:45 हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इट इज़ 9:45, है ना। 10 बज गया, इट इज़ 10 o'clock। 10:15 हो गया, इट इज़ 10:15। 10:30 हो गया, इट इज़ 10:30। तो इट का इस्तेमाल करके आपको समय बताना है। ठीक है, और सिर्फ समय नहीं, बाकी चीज़ें भी। अब आते हैं दिन पर, दिवस पर, वार पर। ठीक है, मैं पूछूं कि आज कौन सा दिन है, तो मान लीजिए कि आज शनिवार है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज सैटरडे टुडे। टुडे इज सैटरडे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है दिन बताने का। स्टैंडर्ड तरीका क्या है? इट इज सैटरडे टुडे। कल शुक्रवार था, इट वॉज फ्राइडे यस्टरडे, है ना। कल रविवार है, इट इज संडे टुमारो। समझ पा रहे हैं? परसों सोमवार है, इट इज मंडे ओवर मोरो या द डे आफ्टर टुमारो। इस तरह से इट का इस्तेमाल करना है आपको। मंथ, महीना बताना है आपको, इट इज़ मार्च, इट इज़ अप्रैल। इस तरह से साल बताना है, इट इज़ 2020, है ना। ऋतु के बारे में बताना है तो इट इज़ विंटर, है ना। इट इज़ अर्ली विंटर, इट इज़ लेट विंटर या इट इज़ मिड विंटर। मौसम बताना है तो इट इज़ हॉट, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ टू हॉट, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ टू कोल्ड। इस तरह से इट इज़ प्लेजेंट, है ना। इट इज़ क्लाउडी। इस तरह से इट का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, और इन सारी चीज़ों को बताते हैं। एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। दैट वाज 1947 व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। 1947 में भारत को उसकी आज़ादी मिली थी। क्या लगता है आपको, सही है ये? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वर्ष या साल बताने के लिए दैट नहीं आएगा। कौन आएगा? इट आना चाहिए एवरीवन। सो इट वुड बी बेटर इफ वी से इट वाज 1947, है ना। इट वुड बी रॉन्ग इफ वी से दैट वाज 1947। ओके, लास्ट पॉइंट एवरीवन। लास्ट पॉइंट बात कर रहा है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वैसा नाउन, है ना, जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है, समूह को डिनोट करता है। तो कलेक्टिव नाउन को एवरीवन हम लोग जनरली सिंगुलर मानते हैं, इसलिए उसके बदले इट का इस्तेमाल होता है। देखिए, द जूरी हैज गिवन इट्स यूनानिमस डिसीजन। जूरी ने अपना सर्वसम्मत निर्णय दे दिया है। जूरी जजेस के ग्रुप को बोलते हैं, न्यायाधीश मंडल। अब जूरी का अधिकार दिखा रहे हैं हम लोग डिसीजन पर, यूनानिमस डिसीजन पर। तो किस वर्ड को, किस पॉजेसिव वर्ड को यूज किया है? इट्स को, सिंगुलर है वो,
है ना। लेकिन एवरीवन कलेक्टिव नाउन कभी कभी प्लूरल की तरह भी बिहेव करता है। कब? जब कलेक्टिव नाउन से सेपरेशन या डिवीजन का सेंस आने लगता है। जब भी बंटवारे की बात हो, अलगाव की बात हो, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नहीं रह जाता है, प्लूरल हो जाता है। वो समझ पा रहे हैं बात को? कलेक्टिव नाउन जिस भी चीज़ों से बना है, अगर सब एक ही काम कर रहे हैं तो सिंगुलर है, वो एक यूनिट है, एक इकाई है। लेकिन सब एक काम ना करे, कुछ और करे, कोई कुछ और करे, तब वो सिंगुलर नहीं रहता, वो प्लूरल हो जाता। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी डिवीजन का सेंस आए, सेपरेशन का सेंस आए, बंटवारे की बात हो, अलगाव की बात हो, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नहीं रहता है, प्लूरल हो जाता है। और फिर अगर वो प्लूरल हो गया तब तो उसके लिए इट नहीं आएगा, इट ग्रुप आएगा नहीं, तब तो उसके बदले दे ग्रुप आएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझिए। एग्जाम्पल है, द जूरी was divided in its opinion। ध्यान है सबका एग्जाम्पल पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जूरी अपने विचारों में बट गई थी। तो क्लियरली यहाँ पे बटने की बात हो रही। वही मैं कह भी रहा हूँ बार बार, जब भी बटने की, विभाजन की, अलगाव की, सेपरेशन की बात हो, सेंस आए, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और प्रोनाउन तो प्लूरल होना ही चाहिए। तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे वॉज के बदले वर होना चाहिए और इट्स के बदले यहाँ पे देयर होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है एवरीवन? चलिए एवरीवन, चलिए हम लोग आ गए इस लेसन के आखिरी टॉपिक पर, यूसेस ऑफ दैट। अभी हम लोग देखेंगे कि दैट का इस्तेमाल कब कब करना है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो पहला पॉइंट एवरीवन बहुत सिंपल, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं। ऑल, नन, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, द, सेम, द, ओनली, द, फ्यू, द, लिटिल, मच, लिटिल, एनी, एवरीवन, नोबडी, नो, है ना। तो ये जो भी वर्ड या एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, इन सब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही इस्तेमाल होना चाहिए, किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन और भी होते हैं, हु है, हुम है, हुज है, विच है, तो उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल एवरीवन, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ठीक है एवरीवन? तो आप देख रहे हैं ऑल है, तो ऑल के बाद विच नहीं, ऑल के बाद दैट होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा एवरीवन? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है एवरीवन? दूसरा पॉइंट है ना, उतना ही सिंपल है। कहा जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव डिग्री के अनुसार 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है? तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का इस्तेमाल होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव पे एग्जांपल्स हैं, द बेस्ट, है ना, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट पावरफुल। ठीक है एवरीवन? तो ये सब एडजेक्टिव है सुपरलेटिव फॉर्म के। तो इनके बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का इस्तेमाल होगा, बाकी और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल है, यू आर द टॉलेस्ट पर्सन हुम आई हैव एवर सीन। ठीक है? आप देख सकते हैं टॉलेस्ट का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है whom। तो यहाँ पे whom का नहीं, यहाँ पे that का इस्तेमाल होना चाहिए। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यू आर द टॉलेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर सीन, है ना। आप सबसे लंबे व्यक्ति हैं जिससे मैं कभी मिला हूं। ठीक है? आते हैं तीसरे पॉइंट पर आते हैं एवरीवन। देखिए कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन है और पर्सन के साथ कोई एनिमल या थिंग है, तो उसके लिए, उन दोनों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है हु, हुम, हुज, और दैट का भी इस्तेमाल होता है। एनिमल या थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है विच, दैट। ठीक है? लेकिन दोनों के लिए अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हमें चाहिए तो कौन होगा? वो कौन होगा एवरीवन? वो दैट ही होगा। ठीक है? सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, द बॉय विथ हिज काउ विच ट्रेसपास द पार्क हैड बीन ड्रिवन अवे। लड़का जो अपनी गाय के साथ ट्रेसपास कर गया था, पार्क में अनाधिकार प्रवेश कर गया था, उसको भगा दिया गया है। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे विच आया हुआ है, तो ये विच किसके लिए है? काऊ के लिए है क्या? नहीं, सिर्फ गाय ही थोड़ी ट्रेसपास की थी, गाय
लड़के के साथ ट्रेसपास की थी, तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के लिए चाहिए, और दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं, यहाँ पर दैट होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, द बॉय विथ हिज काउ दैट ट्रेसपास द पार्क हैज बीन ड्रिवन अवे। चलिए एवरीवन, चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, दैट इज ऑल्सो यूज एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन ऑलरेडी मैंशन। दैट का इस्तेमाल नाउन के सब्सटीट्यूट के रूप में भी होता है। नाउन का वो सब्सटीट्यूट जिसको पहले ही मेंशन किया जा चुका है, समझ रहे, सुन रहे हैं, वो नाउन जो पहले ही आ चुका है सेंटेंस में, अब वो दोबारा फिर से ना आए, इसके लिए उसके बदले दैट आता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए इस पॉइंट को। क्या है पॉइंट भाई, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दिल्ली। शिमला की जलवायु दिल्ली से ज़्यादा ठंडी है। क्या लग रहा है आपको, सही है? थोड़ा ध्यान से सुने, पढ़ें, देखें, क्या ये सही है? शिमला की जलवायु ज़्यादा ठंडी है दिल्ली से। कंपैरिजन एवरीवन सेम चीज़ों के बीच करते हैं ना, जलवायु की तुलना जलवायु से करेंगे ना, कि जलवायु की तुलना दिल्ली से करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा हो गलती क्या है ना? यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है ना, यही गलत है। दिल्ली के बदले लिखा रहना चाहिए था द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, शिमला की क्लाइमेट की तुलना हम दिल्ली के क्लाइमेट से करेंगे। अब क्या है ना, द क्लाइमेट एक बार सेंटेंस में आ चुका है, अब हम उसको रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। अब इसी के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे दैट को लाना पड़ेगा, है ना। तो सिर्फ दिल्ली नहीं होना चाहिए, दैट ऑफ दिल्ली होना चाहिए। मतलब दिल्ली के पहले आपको दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। दैट ऑफ मतलब क्लाइमेट ऑफ। ठीक है, तो दैट ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया उस नाउन को जो सेंटेंस में पहले ही मेंशन किया जा चुका है। चलिए इसी पॉइंट पर बेस्ड एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ ज्ञान वृक्ष आर मोर लेबोरियस देन अदर इंस्टीट्यूट्स, है ना। ज्ञान वृक्ष के जो छात्रगण हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट के छात्रगणों से ज्यादा लेबोरियस है। ठीक है, सही है कि गलत? तो वैसा ही कुछ मिस्टेक है इसमें भी एवरीवन। अब स्टूडेंट्स की तुलना स्टूडेंट से करेंगे ना। अब बताइए, यहाँ पे स्टूडेंट्स की तुलना इंस्टीट्यूट से की जा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दैन के बाद, दैन के ठीक बाद, यानी अदर इंस्टीट्यूट्स के ठीक पहले क्या होना चाहिए, दैट ऑफ होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे दैट ऑफ नहीं, यहाँ पे दोज ऑफ होना चाहिए। समझ पा रहे बात को? दैट सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन के बदले आएगा। पिछले सेंटेंस में दैट आया क्योंकि हमें क्लाइमेट के बदले चाहिए था, वो क्लाइमेट सिंगुलर है तो उसके बदले दैट आया। अभी हमें प्रोनाउन चाहिए स्टूडेंट्स के बदले, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के बदले प्लूरल प्रोनाउन होगा ना, तो दैट ऑफ नहीं दोज ऑफ होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ ज्ञान वृक्ष आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है एवरीवन, चलिए पांचवा और आखिरी पॉइंट इस टॉपिक का भी और इस लेसन का भी, बड़े ध्यान से सुनना है, हालांकि बहुत सिंपल पॉइंट है। कहा जा रहा है कि आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस समझ रहे हैं ना, सवाल पूछने वाले जितने भी प्रोनाउंस है उनके बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही इस्तेमाल होता है। जैसे हु है, व्हाट है, सारे WH वर्ड। ठीक है, अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उनके बाद भाई रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही आना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, हु इज हियर हु डजंट लव हिज कंट्री। क्या लगता है, सही है ना? देखिए अब हु यूज हुआ है यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, सवाल पूछ रहा है। अब फिर से हु यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो ये वाला हु गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे दैट होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हु इज हियर दैट डजंट लव हिज कंट्री। अब देखिए अगले एग्जाम्पल को, व्हाट इज इट विच विल बी लॉस्ट फॉर एवर। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। तो यहाँ पे व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, और यहाँ पे विच है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो किसी भी WH क्वेश्चन वर्ड के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही आना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, व्हाट इज इट दैट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से खत्म होता है ये आखिरी पॉइंट, ये आखिरी टॉपिक और ये आखिरी लेसन।